नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफ़ी का आगाज़ आज कराची में हुआ और ये आगाज़ पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा, बल्कि बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये वो मैच था कि अगर हम जीत जाते तो एक पोज़ीशन स्ट्रॉन्ग हो जाती। आज हमें जॉइन किया है राय अज़लान ने और साथ में ज़ैद बबर ख़ान एज़ यूजुअल इज़ विद अस। सो राय भाई, क्या ख़यालात हैं आपके इस मैच पे? मुझे इस वक़्त ना शायर का नाम याद नहीं आ रहा बट उसने बड़ा अच्छा लिखा था, "जा अपनी हसरतों पे आँसू बहा के सो जा।" मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा। यही सिचुएशन है इस वक़्त हमारी कि अ, ठीक है कि न्यूज़ीलैंड की टीम हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। रिसेंटली उन्होंने हमें हराया भी था। हमारे 2 बड़े होम ग्राउंड्स थे, पहले लाहौर में, देन कराची। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि गोइंग टू बी चैंपियंस ट्रॉफी। ऑब्वियसली प्रेशर्स डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली उसका स्टेक्स डिफरेंट होंगे, तो शायद हमारी परफॉर्मेंस भी डिफरेंट देखने परफॉर्मेंस हमें डिफरेंट देखने को मिली। हमें एक डिफरेंट खुशी के साथ देखने को मिला, तो मुझे और एक एरिया ऑफ कंसर्न आ रहा था। बार-बार सवाल हो रहे थे कि किस लिए रखा हुआ है इसको टीम में, तो उसको इसलिए रखा हुआ है। अगर आपका टॉप ऑर्डर उसको अच्छी पोजीशन काम कर देता है, तो आपको मैच फिनिश करके दे सकता है। तो आज हमने बाबर की भी एक इनिंग्स देखी, हमने सलमान अली यागा की भी इनिंग्स देखी और एक खुशबू शाह की भी इनिंग्स देखी। अब मैं शायद ज़्यादा डिटेल्स में ना जाना चाहूँ, बट आपके सामने है कि कहाँ पर क्या इम्पैक्ट था। और मैंने ट्विटर पे अपने एहसासात का इज़हार भी कुछ इस तरह से किया था कि ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक लैबोरेटरी है जहाँ पे तजर्बे चल अम, एक ओपनर को एक बड़े टूर्नामेंट में लेके जाने का नुकसान हमें पहले मैच में ही हो गया। कि जब हमारा एक ओपनर जो हम लेके गए थे वो इंजर्ड हुआ है या वो अनफिट हुआ है, तो हमें समझ नहीं आ रही थी क्या। तो हमें मेकशिफ्ट पहले ऑलरेडी हम एक मेकशिफ्ट ओपनर के साथ जा रहे थे, हम 2 मेकशिफ्ट ओपनर। तो हमारी तो आई थिंक अ, उल्टी गिनती उसी वक़्त शुरू हो गई थी जिस वक़्त फखर जमान इंजर्ड हुआ था, बिकॉज़ वो उस वक़्त जो कंसर्न और जो नज़र आ रहे थे या जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी, वो नज़र आ रहा था कि ये चीज़ का हमने एक सेटबैक ले लिया है। मैंने अब तक जितनी भी रिज़वान को कप्तानी करते देखा और मैंने रिज़वान को बहुत अरसे से कप्तानी करते देखा है, चाहे पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा की कप्तानी हो या बलूचिस्तान की कप्तानी हो या फिर पाकिस्तान की या फिर मुल्तान सुल्तान की। मैंने इतना बहुत सख्त लफ्ज़ हो बेबस। जाएगा बट इतना बेबस मैंने कभी नहीं देखा उसको। मुझे वो जब वो मुँह पे के सामने ग्लव्स रख के खड़ा था, तो मुझे बारहा सरफराज याद आ रहा था, बिकॉज़ वो भी जब उसके कुछ समझ नहीं आ रही होती है, जब उसका डाउनफॉल चल रहा था सरफराज का, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ग्लव्स मुँह के आगे हाथ रख के वो होता था। मुझे बिल्कुल उस वक़्त वो याद आ रहा था। रिज़वान की एक चीज़ में हमें हमेशा से अच्छी नज़र आती थी कि वो बड़ा प्रोएक्टिव कैप्टन है, अपनी बॉलिंग को बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। बट अगेन 3 मैचेस में हमें नज़र आया है कि न्यूज़ीलैंड वाले दोनों मैचेस में भी और आज भी कि स्टिल वो अगर कोशिश करना भी चाह रहा है बॉलर्स को बेहतर यूज़ करने की, तो शायद उसके पास रिसोर्सेज़ पूरे नहीं है। जहाँ पर न्यूज़ीलैंड की टीम ने अपने इन हैवी अप्रोच के साथ हमारे खिलाफ 3 मैचेस जीते हैं। हम बज़िद रहे कि हमने एक ही फुल टाइम स्पिनर के साथ क्या ही अच्छा होता है कि अगर हमें मिडल ऑर्डर में एक और डिसेंट फुल टाइम स्पिनर मिल जाता। ऑल्दो खुशदिल शाह की बॉलिंग बुरी नहीं थी, ऑल्दो सलमान अली यागा कम कम था, ग्रेट कंट्रीब्यूशन, बट हैविंग सेड दैट एक फुल स्पिन बॉलर जो शायद थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता वुड हैव बीन फार मोर वैल्यूएबल इन द स्क्वाड, स्पेशली एक ऐसे टाइम पे कि जब हमारे मिडिल ओवर हमारे डेथ ओवर का जो मेन बॉलर है वो भी फुली फिट नहीं। हारिस रऊफ को बगैर किसी प्रॉपर प्रैक्टिस के मैच खिला देना नजर आ रहा था कि वो रिदम में नहीं है। उसका बारहा अपना रन भूलना इंडिकेट कर रहा था कि वो रिदम में नहीं है। वहीं पे इवेंचुअली उसने वैसे भी वो एक हाई ऑब्वियसली अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसका स्कोर लगना, देन शाहीन आफरीदी पहले 4 ओवर के बाद शाहीन आफरीदी बिल्कुल शाहीन आफरीदी देखने को मिलता है अगले 6 ओवर्स में। अगेन उनका स्कोर दे देना, नसीम शाह को स्कोर लगना। स्कोर उनके अगेंस्ट भी लेट ओवर्स में हुए हैं, जो कि हमने देखा है कि जब मान लिया ने चार्ज करना शुरू किया, स्कोर होना शुरू हो गया था। जब खुशदिल शाह ने चार्ज करना शुरू किया, स्कोर होना शुरू हो गया था। इवन फॉर दैट मैटर फखर ने भी कोशिश की थी कि वो स्कोर बोर्ड को चलाना शुरू करे किसी तरीके से। फखर के आने के बाद स्कोर बोर्ड थोड़ा सा चलना भी शुरू हुआ था। बट दैट्स नॉट इनफ।
बिकॉज़ हमारी 12 विकेट गिरती रही, मिडल ओवर्स में बार-बार हमारी विकेट, जहाँ पे हम थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ होने लगते थे हमारी विकेट, ये चीज़ हमारे अगेंस्ट गई है इन आवर फर्स्ट इनिंग्स, बिकॉज़ मिडल ओवर्स में हम सिर्फ 1 विकेट, मिड ओवर के शुरू में, और फिर 1 विकेट हमने ली मिडल ओवर के बिल्कुल एंड पे, लेकिन तब तक डैमेज बड़ी हद तक हो चुका हुआ था। और फिर जिस तरीके से टॉम लैथम ने अपनी इनिंग्स कंप्लीट की है और जिस तरह से फिनिश किया है, रिमार्केबल, स्पेशली जब टॉम लैथम की टीम में जगह पर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए थे, विल यंग की टीम में जगह पर क्वेश्चन मार्क्स लगे हुए थे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद सचिन रविंद्रा का कमबैक हो जाएगा और विल यंग को बाहर बिठाया जाएगा, बिकॉज विल यंग की आई थिंक पिछली 5 इनिंग्स में सिर्फ 1 या 2 डबल फिगर्स हैं, 5 सिफर 14 इस तरह की इनिंग्स खेलता हुआ आ रहा था, और आज उसने सेंचुरी। तो ये चीज इंडिकेट करती है कि वो एक प्रोसेस को लेकर चल रहे थे। हम अपना प्लेयर जिसके अंदर मिट्टी का तेल वैसे ही खत्म हुआ खड़ा है, हम उस प्लेयर को लेकर चल रहे थे, देयर वाज नो प्रोसेस एज सच। हम हमारी हमारे मशवरे भी इस किस्म के होते हैं, किसी सियाने ने कह दिया कि जी इनके खिलाफ प्रोसेस से नहीं, एक हीरोइक इनिंग्स चाहिए होगी, हीरोइक इनिंग भी प्रोसेस के थ्रू ही आ सकती है। और हम जब आपका प्रोसेस ठीक होता है तो रिजल्ट आपको आने लग जाते हैं, और न्यूजीलैंड बारहा इस चीज को साबित करती है ओवर द ईयर। हमारे एंड पे अगेन इतनी अच्छी फॉर्म हमारी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका एंड फॉर दैट मैटर जिम्बाब्वे में देखने को मिली कि फाइनली हमारी टीम एक बेहतर रिजल्ट आ रही है। वहां पे टीम का अनसेटल हो जाना, इस तरह से अनसेटल हो जाना कि समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। और ये मैच बड़ी हद तक हमारे लिए क्वार्टर फाइनल की दिया हुआ था, और अगर हम समझ लें कि अगर हम क्वार्टर फाइनल हार गए तो शायद ऐसा समझना गलत नहीं होगा, बिकॉज अगले दोनों मैचेस आसान नहीं होंगे। पिंडी के मैदान में बांग्लादेश हमें 2 टेस्ट मैचेस हरा सकते हैं, इंडिया से और उस नहीं। दिन बारिश भी है, फोरकास्ट बारिश की है उस दिन। अगर मैच हुआ नहीं तो फिर तो गए फोरकास्ट आप। बारिश, फोरकास्ट इस पूरा हफ्ता पंजाब में बारिशों की है, बिकॉज आज भी लाहौर में थोड़ी सी बारिश हुई है, कल भी एक्सपेक्टेड है, एंड आगे भी कुछ बिकॉज एक लेट विंटर शावर एक्सपेक्टेड है इस दफा, थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल, जो आपने बात की ना कि हमारी पूरी टीम, जो एक मौका था हमें ये क्वार्टर फाइनल जीतने का, जो एक मैच कि हमारी एक बिल्ड ऑन हो जाना था, हम कॉन्फिडेंस के साथ जा ही सकते थे, क्योंकि एक तो न्यूजीलैंड से ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनर में हारना, लेकिन 3 लगातार मैचेस पाकिस्तान की होम सॉइल पे 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप हारे हो। लेकिन एक सवाल वो तो चले गया, पास्ट हो गया कि आपने जो टीम सेलेक्ट कर ली, लेकिन आपने टीम आपकी खेल रही है, आपके 3 फास्ट बॉलर, उनमें से भी एक जो फास्ट बॉलर है उसको इंजरी हुई थी लास्ट मैच में, फिर उसके बाद वो रिकवर होके आया। फिर जिस तरह आपकी फील्ड, मतलब जो जैसे कि आपने बात की कि कप्तानी पूरी बेबस लगी थी रिजवान की, क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर मैच स्टार्ट होने से पहले था या फखर जमान की जो इंजरी हुई थी वहां से स्टार्ट हुआ था? क्योंकि अगर हम देखें कि जब ओपनर्स हमने चेंज भी किए, जब सऊद शकील और बाबर आजम ओपन करने आए, तब भी मुझे लग रहा था प्लान ये था कि आप रोक के रखो कि वो जैसे ही 10 मिनट खत्म हो उसके बाद कोई पंगा लेना है तो लोग बस विकेट रोक रहे थे। मुझे तो लगता है फखर जमान ओपन कर सके उस वक्त, क्योंकि जिस तरह सऊद शकील खेला है, एक तो ये समझ नहीं आती मुझे कि सऊद शकील टीम में कैसे आया। आपने पहले इंग्लैंड में खिलाया, फिर उसके बाद टीम से निकाल दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लेके आए, फिर टीम से निकाल दिया, फिर एशिया कप में लेके आए, एक मैच खिलाने के बाद आप उसके बाद आप ले आए उसे वर्ल्ड कप में, फिर वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप में के फौरन बाद आपने निकाल दिया, फिर वर्ल्ड कप के फौरन बाद निकालने के बाद आप चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपने नंबर 3 किया, फिर नंबर 3 के नंबर 5 का प्लेयर था, नंबर 3 पे आके खेला, फिर अचानक जब उसको आज ओपन करने को मिला तो उससे खेला ही नहीं गया, फुल फ्रीज हुआ नजर आ रहा था। फिर उसके बाद जब रिजवान आया, वो भी ऐसा लग रहा था कि पहले से प्रेशर लेके आए हैं कि हमने सिर्फ पहले के 10 ओवर निकालने, जो एक टिपिकल पाकिस्तानी थिंकिंग है। तो मुझे लगता है अगर हम स्कोर की बात करते हैं 320, वो तो इस पिच पे यूजुअली हो भी रहा है रिसेंटली, लेकिन बेशक चैंपियंस ट्रॉफी के रिकॉर्ड में ये हाईएस्ट स्कोर था या जो भी था, लेकिन अगर हम बात करते हैं रिसेंटली इन ओडीआई क्रिकेट, 320 चेज होना चाहिए था। आई गेस बैटिंग में प्रेशर आया था। तो अगर जैद, अगर वेरी कुछ मच ऐड ऑन करना चाहते हो। अ, जी।
हाँ, मैं एक और चीज़ ये कहना था कि एक तो साउथ की सिलेक्शन वैसे ही नहीं बनती थी, बल्कि पोजीशन चेंज के अलावा भी, कि वो एक बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके आपने किसी को उठा के ले आए कि चलो टेस्ट में अच्छा कर रहा है, तेज खेल रहा है, इसमें आप उसको ओडीआई में भी चांस देते हैं। स्पिन को अच्छा खेले तो हम ओडीआई में भी चांस देते हैं। पहले भी यही किया 2 साल पहले, अब दोबारा यही कर दिया। उसके अलावा एक और चीज़ आई थिंक कि इस मैच में जो सब एक काफ़ी हट के ना आपको एक चीज़ वो ये है कि आपके पास एक दूसरा प्रॉपर स्पिनर नहीं था। क्योंकि यहाँ अगर आपने 3 आउट कर लिए हुए थे, ऊपर से अगर एक और स्पिनर आपके पास होता, अब्रार और 2 एक और स्पिनर मिलके आपको एक आधी विकेट ही दिला देते, तो आप मैं वहाँ से पकड़ सकते थे न्यूजीलैंड को। लेकिन क्योंकि आपके पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर के साथ आप गए, विकेट नहीं मिली आपको मिडल में, उन्होंने निकाल दी ओवर, तो उसके बाद अब आप सेट बैट्समैन अगर आपके डेथ ओवर में जाएँगे तो फिर वो मारेंगे ही आपको, फिर आपको 100 सवा 100 पड़ेगा। एक और फैक्टर ये भी है ना कि आप ये चीज भी नोट करें कि जितनी अमाउंट ऑफ स्पिन इनके बॉलर्स जनरेट कर रहे थे, इट वाज टाइम डबल ऑफ द काइंड ऑफ वी वर जनरेटिंग फ्रॉम द सेम स्टार्ट। हुँ। तो अगर जो मजाक में कहा जा रहा है कि ऐसे लग रहा है कि न्यूजीलैंड अपना होम पे खेल रही है, तो वो गलत नहीं है। वो ज्यादा अच्छा इन सिचुएशन इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अस। उनको ज्यादा शायद हमसे समझ आ गई है। एंड लेटली हमने देखा है कि बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पहले भी इन्होंने आई थिंक 30-29 ओवर स्पिनर से करवाए थे अगेंस्ट श्रीलंका, नॉट 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 वेरी लॉन्ग अगो। तो न्यूजीलैंड की वो जो एक अप्रोच हुआ करती थी, थोड़ी सी पेस हैवी टीम है, उनके बॉलर्स की स्पिन अच्छी है, पेस अच्छी है, वो करना चाहते हैं। बट हमें ये देखने को मिला है कि बैट्समैन ने जिस तरीके से बॉलिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, वो प्रॉपर इंटाइस करता है बैट्समैन को कि वो खेलने आए, वो आगे आके मारने जाए और अगेंस्ट द लाइन खेले। और उस चक्कर में जैसे उसने बाबर को आउट किया, प्रॉपर उसने अपने को लूपी बॉल्स किए जा रहा था, बाबर मेरा टॉप है जो उसमें आउट हो। और ये चीज हमने बारहा देखी है, क्योंकि कमेंटेटर्स ने मैच में पॉइंट आउट किया। 2022 में इन्हीं कंडीशंस में सैटनेस की एवरेज क्या हुआ करती थी, 2023 में क्या थी जब वो पाकिस्तान आया था, 2023 के वर्ल्ड कप में क्या थी जब वो पाकिस्तान आया, 2024 में उसकी क्या स्पीड हो गई, एवरेज स्पीड, और अब इस वक्त उसकी एवरेज स्पीड इट्स लाइक 5-6 किलोमीटर का फर्क, बल्कि उससे ज्यादा का। जहाँ वो 84-83 किलोमीटर पर आवर की से बॉल करता था, अब वो 73-74-75 पे आ गया। बिकॉज और वो इतना इतना एफिशिएंटली अपनी पेस वेरिएट करता है कि वो नहीं रीड हो पाती, बिकॉज उसके एक्शन को तब्दीली नहीं आती, उसको तब्दीली नहीं आती। वो इतने अच्छे तरीके से अपनी सिर्फ स्पेस वेरिएशन पे जो है वो क्लियर डिसीव कर रहा है बैट्समैन। दैट्स प्रीटी फिनोमिनल कि एक खिलाड़ी जो जिसको यहाँ पर खेलने का मौका शायद साल में एक माह के लिए मिलता है या उससे भी कम मिलता है, वो विद इन 2-3 इयर्स इन कंडीशन को इतने अच्छे तरीके से समझ गया कि वो यहाँ के प्रॉपर डिक्टेट कर रहा है अपनी तरफ। और हम ऑन दी अदर हैंड ऐसा कुछ नहीं कर पाते, विच इज प्रीटी अनफॉर्चुनेट एंड अलार्मिंग कि हमारी इतनी कंडीशन है लेकिन उनका हम उस तरीके से फायदा नहीं उठा। अगेन वो जो बात है कि प्लेयर का इस तरह से कसूर नहीं होता कि वो टीम में सिलेक्ट हो गया। इट्स प्रीटी मच ऑन सिलेक्टर्स कि उन्होंने क्या सोच के ये टीम बनाई थी। ऑब्वियसली जो प्लेयर टीम में आ गया उसने तो परफॉर्म करना है, उसने तो खेलना है। अब उससे सवाल बाद में होगा कि मौका मिला तो परफॉर्म क्यों नहीं किया। लेकिन काइंड ऑफ जो एक थिंक टैंक था, और हम सब बड़ी तारीफ भी कर रहे थे कि ये बाएं हैं, इन्होंने बचा लेनी है हमारी क्रिकेट। पर वो एक टेस्ट सीरीज के बाद से हम देखें और बारहा देखें, तो हमारे जो डिसीजन है उनका रैशनल समझ नहीं आ रहा। इट वाज ग्रेट कि हमारी टीम की बड़ी फिनोमिनल परफॉर्मेंस थी इन ऑस्ट्रेलिया और हम वहां पर जीत भी गए। लेकिन अगर उस वक्त जब वो टीम अनाउंस हो रही थी तब भी मैं मौजूद था, सवाल भी हुआ था इस बारे में, तो कोई रैशनल आंसर नहीं था कि ये सिलेक्शन क्या है और क्यों है। वो रिटोरिक ही था कि जी देखिएगा यही टीम है, ये जज्बात, ये दिखाना, ऑस्ट्रेलिया का टूर आसान नहीं होता, बट हम पॉजिटिव खेलेंगे वगैरह वगैरह। रैशनल आंसर टू दैट क्वेश्चन, और वही चीज अभी भी है। आप चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन के मुताबिक ये भी देख लीजिए ना कि टीम किस तरह से अनाउंस हुई। नॉर्मली किसी भी टूर्नामेंट की अनाउंस होती है, जिसमें मौका मिलता है सवाल करने का, और सिलेक्टर्स को मौका मिलता है कि वो अपनी टीम का डिफेंस पेश कर सकें, रैशनल पेश कर सकें, बता सकें कि हाँ ये खिलाड़ी काम करते थे। नई चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की गई कि एक सिलेक्टर का वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके गई, अगर सिलेक्टर वो बेचारा कि जिस
प्यार आ जाता है, बिकॉज वो इतना प्यारा इंसान है। तो कुछ समझ नहीं आई कि क्या हुआ, बट जो हो गया वो हो गया। लेकिन आगे जो होने जा रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो खासा अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी साइट नजर नहीं आ रही, स्पेशली आफ्टर दिस। बिकॉज इस मैच को जीत के जाने के बाद हमारे पास संडे के मैच में एक कॉन्फिडेंस ही हमारा डिफरेंट होता, बिकॉज हम न्यूजीलैंड को हरा के आए हैं। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कल इंडिया बांग्लादेश के साथ क्या करता है, लेकिन बांग्लादेश को हरा के संडे वाले मैच में आना, न्यूजीलैंड को हरा के संडे वाले मैच में, काफी फर्क है दोनों में। और न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेलती भी आ रही है, आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर न्यूजीलैंड फाइनल खेल जाता है तो। जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है, उनका सिर्फ एक मैच है अब आगे पाकिस्तान से बाहर, बाकी सारे उनके मैचेस जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में। बिकॉज इस मैच के बाद, इस रन रेट मार्जिन के बाद, आई थिंक उनके लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना काफी आसान हो गया है। वो बड़ी हद तक उस से निकल गए हैं, निकल जाएंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में क्या होता है या बांग्लादेश इंडिया के मैच में क्या होता है, पाकिस्तान इंडिया के मैच में क्या होता है। उन्होंने एक और मैच जीतना, उनकी बस पक्की है आगे से। और आई थिंक न्यूजीलैंड का वैसे भी अब तो उनको लाइक अपने मैचेस में भी, इवन इंडिया वाले गेम्स में उनको कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बस बांग्लादेश वाली गेम किस तरह हारनी नहीं है और वो क्वालिफाई कर देंगे। और उसके बाद जो मतलब कि मिड सैंडर वाली बात है कि मुझे याद है जब अब्दुलरहमान, जब हम प्रीव्यू कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी का एडम बेल के साथ, तो हमने उससे भी यही बात की थी कि सैंडर इस वक्त प्रोबेबली ओडीआई का बेस्ट स्पिनर है दुनिया में। मतलब कि जिस तरह वो पेस वेरी करता है और सारा कुछ। यस। और मतलब कि आप देख लो, मैं अभी मैच के दौरान ऐसे ही बैठा एक प्री मैच शो देख रहा था, तो उसने उन्होंने दिखाया हेड टू हेड में हम कराची के अंदर न्यूजीलैंड से हम ज्यादा दफा हारे हुए हैं। वो 5 दुआ जीते हुए, हम 4 दुआ जीते हुए। तो ये तो वाकई में उनकी होम कंडीशन थी, और आज 6 दुआ भी जीत गए वो। तो और चैंपियंस क्या ट्रॉफी ही में कर अभी तक सकते हम हैं। उसे नहीं जीते। चार चार चैंपियंस मैच ट्रॉफी में खेले, अभी तक चारों नहीं हारे, जीते। कराची के अभी अंदर तक नहीं वो जीते। 6 जीते हुए हैं, हम 4 जीते हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी तो वो 3-0 वाला रिकॉर्ड था, अब 4-0 हो गया। अच्छा, एक कोई और नहीं, फाइनल पॉइंट। में पकड़ लेंगे। हाँ। फाइनल में पहुंच तो जाए पहले। ये सेमीफाइनल सोचेंगे में तो भी पहुंच पहुंचेंगे जाए। ना। कुदरत का निजाम चल जाएगा दुबई में, कोई पता नहीं। कुछ नहीं कहा जा सकता, उस कुदरत के निजाम के मुताबिक में कुछ कोई वो नहीं कर सकता। बस और मसला ये है ना कि वो इतनी दफा हमारे फेवर में चला है ना कि इट्स 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 काइंड ऑफ हिलेरियस। उसमें कुछ समझ नहीं आती कि इंसान क्या कर सकता है। बट एक उसके और चलने जो के लिए जरूरी है ना हाँ, कि टीम सही। टीम के परफॉर्मिंग आउटलुक में एक पॉजिटिव चेंज नजर आए। तो अगर वो नजर आता है, मैं चले फॉर द सेक ऑफ अ होपलेस ऑप्टिमिस्ट इन मी, मैं मान लिया था कि इनिंग को एक बड़ा पॉजिटिव आउटलुक, मैं कुछ के साथ आप इनिंग को एक पॉजिटिव आउटलुक करते थे। नसीम शाह का ओपनिंग स्पेल कुछ हद तक मैं चलिए इसको एक पॉजिटिव आउटलुक करते थे। तो अगर मैं पॉजिटिव ढूंढने पे हूँ तो वो बहुत है, लेकिन मसला ये है कि जो हम मैच हार गए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि अभी शायद वो पॉजिटिव आउटलुक्स को ढूंढने की जगह ये रही नहीं है। नॉर्मली आप इस पॉजिटिव आउटलुक को बायलैटरल सीरीज में ढूंढा करते हैं बिफोर गोइंग इनटू अ बिग इवेंट। हम एक बड़ी इवेंट में आने के बाद, पहला मैच हारने के बाद ढूंढना शुरू करेंगे। अच्छा तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव आउटलुक पॉइंट क्या थे हमारे। दिस इज काइंड ऑफ अजीब सी बात। तो आई डोंट नो, बट मसला ये नहीं कि कुदरत सबके लिए है। अगर उसका निजाम चलाना भी है तो कुदरत तो सबके लिए है, और वो बाकी 7 टीमों के लिए भी है। तो लेट्स इस दफा वो निजाम के फेवर में चलता है। But if we look deep down into the whole concept of कुदरत का निजाम, वो हर दफा चलता है, लेकिन वो हर दफा हमारी फेवर में नहीं चलता, किसी और टीम की फेवर में चलता बिल्कुल। एक और जो आपने पॉजिटिव्स की बात की, एक पॉजिटिव ये भी है कि बाबर आजम के बैट से रन्स आए, लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव ये भी है कि स्लोवेस्ट 50 में से उसकी ये 5वीं नंबर पे स्लोवेस्ट 50 भी है। फिर एक और इस पे आएगा कि उसने उस वक्त 50 की है कि जब टीम स्ट्रगल करी थी, लेकिन फिर दूसरा ये भी है कि उस वक्त सलमान अली आगा ने भी 42 रन्स है। किए। सलमान अली आगा
कुछ दिल चाहा उससे ज्यादा मुश्किल कंडीशन में आगे 50 करके गया। तो शुरू में बाबर का की स्ट्रगल मैं समझ पा रहा था। शुरू में जब पावर प्ले में प्रॉब्लम आई थी, बाबर जहां शॉट खेल रहा था बॉल फील्ड हो रही थी, जो सीधी गई भी है वो बॉलर के हाथ को लग के थोड़ी स्लो हो गई, और फिर वो ऑब्वियसली मिड ऑफ के फील्डर ने भाग के आके उसको वो चौका रोक लिया। वो फ्रस्ट्रेशन थी। फिर वो जो एक उसने कट शॉट मारी है और वो ग्लेन फिलिप्स ने रोकी है, वो भी पक्का चौका था। वो ग्लेन फिलिप्स तो आज तो प्रॉपर जॉन्टी रोड्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहा था ना जितना भी उसने किया। तो वो फ्रस्ट्रेशन शुरू के ओवर्स में थी। एंड देन फखर जमान का आना, उसने वो वाला फैक्टर बिल्कुल ही खत्म कर दिया कि अब चलो भाग के थोड़े से रन बना लिए जाए। वो खैर पहले भी नहीं बन रहे थे, लेकिन वो वाला फैक्टर आ गया। देन अगेन उस वक्त जब फखर जमान को महसूस हुआ कि वो नहीं मजीद stay कर सकता, तो उसने फिर ऑब्वियसली चार्ज करना शुरू किया और में वो आउट हो गया। बट शुरू में जिस टाइम स्कोर करने का मौका था, जब स्कोर किया जा सकता था, स्ट्राइक रोटेट किया जा सकता था, वो स्कोर बोर्ड की टिकिंग ऑन रखी जा सकती थी, वहां पे हमने बहुत वक्त जाया किया, पॉइंट्स लूज किए, और वो फिर ऑब्वियसली बाद में हमारे एंड पे आए। बिकॉज अभी आधी इनिंग नहीं हुई थी, तो हम तकरीबन 109 डॉट डॉट बॉल्स खेल चुके हुए। दैट्स प्रीटी अलार्मिंग कि आप तकरीबन 150 बॉल्स में से 109 बॉल्स, और अभी 150 बॉल्स हुए भी नहीं थे, 109 बॉल्स डॉट बॉल खेल गए हो। वो बहुत खतरनाक चीज थी। बिकॉज अगर आप इस वक्त हमारा वो ब्लॉकाथॉन चल रहा था, उस वक्त हम स्ट्राइक रोटेट करने की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते या कोशिश करते कि पावर प्ले में किसी तरीके से हम स्कोर बना सके, तो एंड पे जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो थोड़ा कम होता। एंड पे बड़ी हद तक अगर हम देखें, मान लिया होगा कुछ दिल शाह की इनिंग्स की वजह से हमारा विनिंग मार्जिन बड़ी हद तक, कुछ हद तक काबिल इज्जत हो गया, वरना मुझे नजर आ रहा था कि हम 100-150 रन के मार्जिन से हारे। तो वो चीज जब उस पॉइंट पे आकर हो गई, वही हम पावर प्ले में उसको बेहतर कर लेते। तो वो जो आर्ग्यूमेंट हमेशा आता है कि जी रिजवान और बाबर की जोड़ी बहुत अच्छी है, तो रिजवान और बाबर की जोड़ी हमारे साथ पावर प्ले में T20 क्रिकेट में यही कुछ करती है। वही कुछ आज भी हुआ कि उनका जो अंदाज है खेलने का, उसमें पावर प्ले के अंदर बहुत ज्यादा वक्त या बहुत ज्यादा गेमें जाया हो जाती हैं, तो बाद में रिकवर नहीं हो पाती। कई दफा ऐसा हुआ है कि हम चेज करते हुए मैचेस हारे, इस वजह से कि हम पावर प्ले को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी कुछ अप्रोच स्टाइल वहां पर। कई दफा ऐसा हुआ है कि हम डिफेंस नहीं कर सके स्कोर, लेकिन जब उसको हम थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि ये गेम पावर प्ले के अंदर हम लोग अपनी बैटिंग के दौरान बड़े आराम से 10-15-20 रन और बना सकते थे, नहीं बना सकते। तो ये हमारे बहुत सारे ग्लेरिंग इश्यूज हैं जो कि किसी फजूल से ड्रामे की रिकरिंग कास्ट की तरह ना बारहा हमारे सामने आए जा रहे हैं, और हम उसका कोई प्रॉपर हल नहीं निकाल पा रहे। यही हमारे मसले अभी बायलैटरल, अभी ट्राई नेशन सीरीज खत्म हुई है उसमें भी थे, लेकिन उनका कोई हल नहीं किया गया। बिकॉज वो जो तुम्हारी स्टबर्न अप्रोच थी कि हमने बस इसी के साथ जाना है, जो यही हमारा जो एक सवा एक ओपनर है इसी के साथ जाएंगे, एक ही स्पिनर होगा हमारी टीम में। सो मच सो के जिस वक्त हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, ऑल्सो अनफॉर्चुनेट, तो हमने उसकी रिप्लेसमेंट जब कॉल की तो वो भी फास्ट बॉलर को ही कॉल किया। बिकॉज ट्राई नेशन सीरीज हम एक स्पिनर भी कॉल कर सकते हैं, इट वुडंट हैव बीन मच ऑफ एन इशू। स्पिनर को कॉल किया जा सकता है, स्पिनर को ट्राई किया जा सकता है, एंड मे बी उसको एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व, अनअनाउंस्ड ट्रैवलिंग रिजर्व साथ रखा जा सकता है अगर हारिस रऊफ ने। बट टीम की सिलेक्शन का समझ में ना आ पाना, टीम का कॉम्बिनेशन इतना अनसेटल्ड होना, हमारे तो कैंपेन शुरू होने से ही पहले मसले शुरू हो गए। वैसे तो वो आपका जो सवाल था कि वो मैच से पहले ही हमें नजर आ रहा था कि हमारी टीम में मसला है, या मैच के दौरान हम पे आश्कार हुआ, मसला हमारी टीम में कुछ महीना पहले से चल, मैं तो कहता हूँ जब टीम सालों पहले अनाउंस से हुई चल रहा थी है। नहीं, इस टीम की अगर बात की जाए तो वो जब हमारी टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त से ही मसला चल रहा है कि अच्छा ये टीम तो हमने अनाउंस कर ली है, तब करना क्या। अब यहाँ पर आप ये देखें कि कैप्टन रिजवान की प्लेइंग 11 में से नहीं है, तो वो फिर आंसरेबल भी उस हद तक ही होगा। तो बड़े आराम से कह सकता है कि भाई मेरा मेरा तो सही नहीं है कि प्लेयर कौन सा खिलाना है, तो जो टीम मुझे मिलेगी मैं वही खिला रहा हूँ, जिस अपनी बेस्ट कैपेसिटी में मैं खिला सकता हूँ मैं खिला रहा हूँ, जिस अपनी बेस्ट कैपेसिटी में वो खेल सकते हैं वो खेल रहे हैं। तो वो जो ऑल पावरफुल सिलेक्शन कमेटी एंड ऑल पावरफुल सिलेक्टर एंड मेरे कोच, ख्याल से प्लेइंग वो 11 की वो सिलेक्शन में फार्मूला भी रिजवान का रोल नहीं है। नहीं है।
नहीं, एज पर सिलेक्शन बेस्ट ऑफ कमेटी माई करेगी। नॉलेज नहीं है। एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कोच और कैप्टन का रोल नहीं है। यही वजह थी कि जेसन ग्लेस्पी ने भी फिर सारा टेंडर कर दिया था, अपना रेजिग्नेशन कर दिया था कि मेरा रोल अगर एक मैच मैनेजर का ही रह जाता तो इस मैं आई मैं बट अपना आई गेस अदर आकिब जावेद स्टिल पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी, तो उनका तो रोल होगा ही ही इज स्टिल पूरा। पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, तो वो डुअल रोल है। हम्म। तो तो वो बेसिकली वो जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि ये सारा कुछ किया इसलिए गया था कि आकिब जावेद को इस तरह से एडजस्ट करना था टीम के साथ। तो अगेन वो एक सिलेक्ट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक रिपोर्टेडली एक चीज है। नॉट प्रीवी टू एनी कॉन्वर्सेशन जिसके टाइम में कहूँगे यार बाकी में ऐसा था, बट वो चीजें हैं जो चामा गोइयां हो रही थी। बट वो इवेंचुअली हुआ इस तरह से कि बिकॉज जब कोच की पावर रह ही इतनी थोड़ी गई तो फिर उसने बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग स्टैट जो आज है कि हमारे जो लोअर ऑर्डर है, टेल एंडर्स जो है, उसने मजीद ज़्यादा रन्स किए हैं एज कम्पेयर टू टॉप ऑर्डर, क्योंकि जो टेल एंडर ने रन्स किए हैं वो 115 है, और जो टॉप 4 ने रन्स किए हैं वो 97 है। अब इसमें एक अब चीज देखें ना आपके, हमारा टेल टेल हमारी टेल या हमारा लोअर ऑर्डर जो है वो ज्यादा स्टेबल है। पता है कौन से चार खिलाड़ी हैं। हमारे टॉप ऑर्डर सेटल ही नहीं है, नहीं मालूम कि ओपनर कौन जाना था। हमारा एक ओपनर है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर शुरू हो जाता है। इतना अनसेटल्ड हमारा टॉप ऑर्डर है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी की। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा वर्ड यूज करता हूँ स्टेबिलिटी का, प्रोसेस का, बट उसके फवायद ही होते हैं। जब आपकी टीम में स्टेबिलिटी होती है, आपकी टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना शुरू करती है। अनसेटल्ड चीजों के साथ आप वन ऑफ रिजल्ट ले लेते हैं और वो रिजल्ट लास्ट लॉन्गर नहीं होता। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हम टेस्ट मैच आ रहे हैं वो है कि एक हमने सोल्यूशन निकाला था कि अपने मुल्क की टीम को बुलाएंगे, इस तरह की विकेट बनाएंगे और उनको मार डालेंगे। लेकिन ये सोचा ही नहीं कि भाई किसी टाइम पे ये भी हो सकता है कि छुरी उल्टी चल जाए, और वो चली। और फिर हमारे पास कोई प्लान नहीं था। यही अगर मुल्तान की नॉर्मल विकेट पे हम दूसरा मैच खेलते तो शायद हम वो मैच जीत जाते। बट अगेन वो एक हमने सोल्यूशन निकाला था वक्ती तौर पे जुगाड़ लगाने का, बिकॉज प्रोबेबली शायद बहुत सारे लोगों की नौकरियां ऐसे थी और जिसके जिस वक्त कॉन्वर्सेशन हो रही थी वो बहुत ज्यादा कंसर्निंग एंड अलार्मिंग थी कि जी शायद क्रिकेट खत्म हो जाए इस मुल्क में से, बिकॉज इस तरीके से हम लोग हारना शुरू हुए हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अलार्मिंग। उस टाइम पर एक हमने सोल्यूशन निकाला जिसका हमें फायदा भी हुआ, लेकिन वो एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन सही तौर पर नहीं था। वो वन ऑफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी होती जा रही है कि हम एक अनसेटल्ड चीज से एक एक इंतहाई सेटल्ड रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं होगा। अगेन ये क्रिकेट टीम नहीं है, ये एक लेबोरेटरी है जहाँ पर तजर्बे जारी हैं। अभी अगर कोई किसी बंदे को आप बताओ ना, हम 3 consecutive सीरीज खेल के आए हैं और उसके बाद जाके सिर्फ हमारा सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर इंजर्ड हुआ था और हमने पूरी टीम तब्दील कर दी। तो और वो भी हमने तब्दील पता नहीं क्यों की, क्योंकि आपका तो एक ऑलरेडी आपने एक प्लेयर बाहर किया हुआ था, आपने उसको उसके रिप्लेसमेंट में लेके आना था। फिर वही बात जैसे आपने की कि एक लेबोरेटरी है और इसमें हमने सिर्फ तब्दीलियां करनी होती हैं बेवजह की। ये मैच तो हम हार गए, और ऑलमोस्ट अगर हम हकीकत को मद्देनज़र रखें, कुदरत के निज़ाम को अभी साइड पे कर दें, तो हम टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं पहला मैच हारने के बाद ही, अगर हम रियलिटी की बात करते हैं। लेकिन अगला मैच जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है, आपको अगर एग्जिस्टिंग टीम, एग्जिस्टिंग 11 की जो है, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जो कि करेंगे तो नहीं लेकिन फिर भी? देखिए अगर हमने अपने मिडिल ओवर्स बेहतर कर लिए तो हम इंडिया को हरा सकेंगे। हम बार बार मैचेस मिडिल ओवर्स में हार रहे हैं, अपने मिडिल ओवर्स में या दूसरी टीम के मिडिल ओवर्स में। मिडिल ओवर्स में विकेट ना लेना हमारा बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है। पावर प्ले को बेहतर यूटिलाइज ना कर पाना हमारा बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है। तो आई होप कि फखर का जो भी इशू है इट गेट्स रिजॉल्व बिफोर संडे। आई रियली होप दैट, बिकॉज उसका फॉर्म में आना हमें वो पावर प्ले में वो एज प्रोवाइड कर देता है जो हम होते हैं कि जो आज हमारे पास नहीं था। हमने पहले 10 ओवर बहुत पेनफुल खेले हैं, देवर क्रिमिनल अमाउंट ऑफ डॉट बॉल्स इन आवर। तो एक फुली फिट फोकस्ड फखर जमान इसलिए भी जरूरी है कि वो आपको पावर प्ले लूट के देने की कैपेसिटी रखता है।
देन ऑब्वियसली मिडिल ओवर्स में हम इंडियन स्पिनर्स को कितना टैकल करते हैं। शुरू के ओवर में अब बहुत हमें थोड़ी मिल जाती है, स्पेशल से भी हमें सपोर्ट मिल जाती है, बट देन अगेन मिडिल ओवर्स में हमें 5 विकेट नहीं ली, हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम वहां पर विकेट नहीं लेते हैं तो उसको आखिरी 10 ओवर्स में, बिकॉज nothing to take away from New Zealand's middle order और उनकी batting prowess, but the kind of talent Indian team has in their middle order and lower middle order, तो आप सोच सकते हैं कि middle overs में विकेट ना लेना हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है 5 overs onward, when you have people like Virat Kohli there, when you have people like what's his name, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, KL Rahul, and then उनका तो पूरा टॉप ऑर्डर ही शुभमन गिल हो गया, मिडिल ऑर्डर हो गया ना, देन लोअर ऑर्डर पे अगर आप आओ तो हार्दिक पांड्या मौजूद है, इसका बहुत अक्षर पटेल भी है, पाकिस्तान, एंड देन देयर इज अक्षर पटेल जिसकी बड़ी फ्लोटिंग बैटिंग ऑर्डर है कि उसको वो मिडिल ऑर्डर में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो और वो जिस किस्म की सीरीज खेल के आए हैं अगेंस्ट, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी अलार्मिंग। तो बैटिंग में हम कह रहे थे कि 3 से 4 लोगों के परफॉर्म करना बहुत जरूरी होगा, वो तो है, हमारे जो 4 खिलाड़ी हैं हमारे पास, बाबर, इमाल याद है, खान, बिकॉज इन पे हम सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, बिकॉज जैसा भी है इनकी थोड़ी सी कंसिस्टेंट फॉर्म रही है, या बाबर पे हमारे फास्ट रिव्यू में किया था ट्रस्ट मॉर्गन, लेकिन हमारी बॉलिंग यूनिट को एज ए यूनिट फायर करने की बहुत जरूरत है, नीड टू एक्सप्लोर, they need to explore for options, they need to अब एक चीज की एग्जांपल लें, शाहीन आफरीदी बड़ा सही ओवर कर रहा था, एंड देन सडनली ही वेंट फॉर अ बैक ऑफ आर्म स्लोअर बॉल, और जिससे सीधा उसने पटक के मारा फिलिप्स बैटर ने, सीधा फिलिप्स ने, आई थिंक वो चौका हुआ था या 6 हुआ था, बट वो बड़ी जल्दी यहीं से रीड हो गया था कि क्या बॉल होने लगी है। शाहीन का ये वाला स्लोअर बन इतना बेहतर है, तो ये वाला तजुर्बा करने की क्या जरूरत थी, क्या वो क्या मुश्किल हुई थी अचानक से मैं कोई नई आइटम करके दिखाता हूँ, ठीक है, इस किस्म की आइटमें नेट में करने के लिए होती हैं, ठीक है, और वो नेट में भी करने के बहुत उसको परफेक्ट कर लेने के बाद इस किस्म की चीज, और ये वाली जो बैक ऑफ आर्म जो आप स्लोअर बन करते हैं, ये आसान नहीं होती, इसके लिए कंधा तगड़ा होना बहुत जरूरी होता है, आपकी कोहनी के मसल्स, ये फोरआर्म के मसल्स, आपकी कोहनी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी रिस्ट की, अगेन हमारी टीम के कोच इस टीम के बड़े मास्टर थे, एंड प्रॉब्ली उन्होंने ही बताया होगा कि आप कर लोगे, और बात बहुत जबरदस्त हुआ करती है, तो वो शायद उस चक्कर में वैसे मैं भी करके दिखाता हूँ आपको ज्यादा नहीं, जब आपकी ये वाली स्लो वन बहुत इफेक्टिव है, जेन्युइनली बहुत इफेक्टिव है, बिकॉज it turns out as an because he's a lefty, so it turns out as a leg cutter or arm cutter, तो वो इतनी इफेक्टिव है, तो फिर ये वाली बाउंड्री हमारी जाती है, तो वो इस किस्म की चीजें हमारी हैं। then again rhythm में ना हारिस स्टोक्स is kind of a painful sight, फिर से वही सवाल शुरू हो जाते हैं कि he's overhyped and वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसको प्रॉपर रेस्ट एंड प्रॉपर प्रैक्टिस मिलना बिफोर मैच, दैट इज गोइंग टू बी, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हर खिलाड़ी की है उसको मिलना बहुत जरूरी है, ताकि वो संडे के मैच में प्रॉपरली तैयार हो सके। एक पूरा दिन था, गुजर गया, वी स्टिल हैव 2 मैचेस लेफ्ट एंड यू नेवर नो, बिकॉज अगर इन 2 मैचेस में पाकिस्तान टीम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाती है, तो हम ही बैठ के कह रहे होंगे यार ये टीम भी जो है ना, ये किताबें लिखवाने के लिए पैदा हुई है, कि जब भी इनको कंसिडर किया जाता है कि ठीक है मुक गई कहानी, they come up with a completely dead of a kind comeback, तो पीछे 3 किताबें रखी हुई है पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री के ऊपर, एक नई का इजाफा हो जाएगा, तो यू नेवर नो। 2017 में भी पहला मैच हारे थे 2017 में पहला मैच हारे थे, उसके बाद हमें बहुत अच्छा मौका मिल गया था कि साउथ अफ्रीका, एंड माइंड यू साउथ अफ्रीका उस वक्त नंबर 1 T20 साइड थी, और उस टूर्नामेंट की फेवरेट साइड थी, उस टूर्नामेंट में बिफोर द टूर्नामेंट पाकिस्तान को कंसिडर नहीं किया जा रहा था,
एंड देन हमने जिस तरीके से उनके अगेंस्ट खेला, वहां पे बड़ा कुदरत का निजाम हुआ था, बड़े राइट टाइम पे, जैसे ही हमारी डीएलएस पे स्कोर हम एट 5 को उससे पहले नहीं थी, बारिश शुरू होने से लाइक 5 मिनट एक पहले बॉल, हमने एट हाँ 5 को क्रॉस किया था और बिल्कुल बारिश शुरू हो गई थी। तो या रोजे थे। तरावी का टाइम था ना, तो इसलिए सब दुआएं मांग रहे थे। नहीं नहीं नहीं, इट वाज पोस्ट प्रावी टाइम, पोस्ट प्रावी नहीं, टाइम, इट इज हाँ, हल्का सा लेट देखा था मैं। मैं अपनी तो यू तरावी के नेवर लिए नो। निकल रहा था। ओके, हाँ, तो या यू नेवर नो, ये टीम समझ में नहीं आ सकती, तो we can ये only टीम hope जिस दिन for समझ the best, में और आ गई, कहते उस हैं दिन हम पाकिस्तानी फैंस नहीं होंगे। आई थिंक जिस दिन ये टीम हमें समझ में आ गई ना, हम सब पीएचडी के लिए अप्लाई करें और हमें आजादी पीएचडी मिले। चलिए इसी बात पे पॉडकास्ट को एंड करते हैं, एंड होपफुली क्या पता कोई कुदरत का निजाम हो जाए और हम आगे हाँ कह रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन, नेक्स्ट मिनट अप, ये वो। हाँ, या होपफुली नेक्स्ट टाइम हम लोग मैच की रिजल्ट की वजह से कोई खुश हो, मुस्कुरा रहे हो, रादर के मैं कोशिश करूंगा जोक्स क्रैक करने की, ताकि कुछ लोग सुन के मुस्कुरा सके। सो लेट्स होप फॉर दैट। या फॉर द बेस्ट, एंड हम इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी में रोज शॉर्ट टॉक करेंगे हर मैच पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड जैद अगर एंड पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो फिर मैं रैप अप कर देता नहीं नहीं नहीं, काफी हो गया, और हूँ। था नहीं इतना कि बंदा बोले इस पे, किया ही नहीं कुछ इतना कि बंदा बोले। था भी कुछ, लेकिन दिल भी नहीं कहा आज कुछ कहने को। सो जिसने ट्यून किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू विजिट आवर वेबसाइट thesportsite.com। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक ले दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।